नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान में राजनीतिज्ञ और समाज सेवक चंद्रभूषण पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिनसे हम आज कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप बतौर जज कार्यकाल कार्य कर चुके हैं और उसके बाद राजनीति में आने का ख्याल आपके जहन में कब आया? वैसे कोई राजनीतिक मैं बनना नहीं चाहता था और मैं राजनीति में आने की इच्छा भी थी। मैं समाज की सेवा में बहुत दिन से लगा रहा। मतलब बचपन में हाई स्कूल में मैं था, तभी मैंने किताब लिखी कि समाज को बदल डालो, ये भाव था कि कैसा। फिर हाई स्कूल के बाद मैं इंटर में आया, फिर यूनिवर्सिटी में आया, तो वहाँ भी तमाम आंदोलन में रहा और बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ 1966 में, अंग्रेजी हटाओ। तो उस अंग्रेजी हटाओ आंदोलन में मैं जेल भी रहा। मेरा मुश्किल से मेरी उम्र 15-16 साल थे। बनारस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था और 1 साल BSc पार्ट वाला। फिर हम लोग एक सामाजिक जो बदलाव था उस पर बहुत छटपटाहट थे कि कैसे समाज में बदलाव है, क्योंकि जो चीज़ें ठीक से चल नहीं रहती उस समय हम अनुभव करते थे कि चीज़ें ठीक से, जैसा देश आज़ाद हुआ और जिन चीज़ों की उपलब्धि होनी चाहिए जैसी, वैसा नहीं हुआ। तो इस नाते भाव था। फिर परिस्थितियाँ ऐसे बनी कि जज बन गया। जज बना तो मैं जज के लिए उत्तर प्रदेश के न्यायिक जितने जज हैं उनका अध्यक्ष बना। फिर पूरे देश के जजों का मैं अध्यक्ष बना। तो उससे भी आगे मैं बढ़ा थोड़ा। तो जज रहते हुए मैं पूरे देश के प्रधानों का, ग्राम प्रधानों का मैं उनका अध्यक्ष बना। और इसलिए अध्यक्ष बना कि हमारी सोच थी कि देश का तो विकास हो रहा है, लेकिन जो देश में सबसे ज़्यादा भारत में जो जनसंख्या वो गांव में रहती है और गांव की जो सबसे बड़ी संस्था है वो ग्राम पंचायत है, गांव सभा है। उसका तो कोई उतना जितना सक्रियता होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो फिर हमको मैं अध्यक्ष बना और हम लोग के अध्यक्ष होने के बाद एक संविधान में संशोधन हुआ। हम लोग बड़े आंदोलन किए और एक संविधान में ऐसा संशोधन करके गांव को भी इतना ताकत दी गई कि जैसे केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, वैसे गांव की भी सरकार होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उसको वास्तव में आज की जो इतने सालों से वो अधिकार उनको वास्तव में मिल नहीं पाया, तो वो भी चल रहा है। फिर 1996 में गवर्नर का सलाहकार था और तमाम परिस्थितियों को देखते हुए मैं देखा कि हम नौकरी कर रहे हैं और कोई सुधार हो नहीं रहा है। तो फिर मैंने इस्तीफा दिया और बम्बई में क्रांति मैदान से, जो ग्वालियर टाइम मैदान करते हैं, तो वहाँ से मैंने कहा कि तब क्विट इंडिया फिट इंडिया, हमने देश की जरूरत है फिट इंडिया की। फिट इंडिया का हमने नारा इसलिए दिया कि जैसे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, ये संविधान की बड़ी मौलिक संस्थाएं हैं जिससे कि देश के लोगों का भविष्य बना सकता है, तो इसको सुधार किया जाए। और तब से मैं सुधार में लगा। फिर ये सुधार करते करते कई सालों तक बहुत जन आंदोलन किया हमने। तो बाद में 1999 में ऐसी परिस्थिति बनी कि लोगों ने कहा कि आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अच्छा बात है, बहुत सारे संस्थाओं में सुधार की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तो अधिकार नहीं मिलेगा, और अधिकार नहीं मिलेगा तो आप बदलाव नहीं ला पाएंगे। फिर राजनीति में आ गया। तो आपकी इस पार्टी को, इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी और पार्टियों का सहयोग नहीं मिला? अब देखिए, हम लोग विचारधारा क्या है, बड़ा मौलिक बात है। हम नैतिक पार्टी का स्थापना इसलिए नहीं किए कि हम ईमानदार लोगों को केवल लाना चाहते हैं, बल्कि पूरी एक व्यवस्था है। व्यवस्था ये है कि नैतिक पार्टी ये चाहती है कि हर जीवन में मूल्य की स्थापना, समाज में न्याय की स्थापना और राजनीति में नीति की स्थापना। पता ये जरूरी है कि नहीं? हर आदमी के जीवन, हम जो मूल्यों में, हमारा पूरे परिवार के मूल्य टूट रहे हैं, गांव के मूल्य टूट रहे हैं, समाज के मूल्य टूट रहे हैं, भाई बहन के मूल्य टूट रहे हैं, पति पत्नी के मूल्य टूट रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज ध्यान नहीं दे रहा, ये बड़ी की चीज़ें चल जा रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाएंगी क्योंकि वापस तो आएंगे नहीं। और जब वापस नहीं आएंगे तो, क्योंकि अगर भाई बहन अगर आपस में स्नेह नहीं करते हैं, एक बार उसमें वो स्नेह की धारणा खत्म हो जाएगी तो फिर आप वापस नहीं ला सकते। अगर पति पत्नी में विश्वास की धारा एक बार टूट गई तो फिर आप वापस नहीं ला सकते। माँ बाप की सेवा की भावना टूट गई, फिर वापस नहीं ला सकते। तो इसको ऐसे हमें कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के मूल्य टूटे ना, लोगों में स्थापित हो। किसी कोई कोशिश कर नहीं रही है। समाज में गरीब आदमी के साथ आप न्याय करते नहीं है, तो ताकतवर आदमी है जो चाहे कर लेता है, गरीब आदमी परेशान रहता है, उसकी आप रक्षा नहीं करते हैं। राजनीति में कोई नीति है नहीं, जैसे मन करे वैसे राजनीति में सत्ता के लिए चाहे परिवारवाद चलाइए, लूट करिए, जैसे मन करे राजनीति चलाए, कोई नीति है नहीं। इन चीज़ों को जब तक हम लाएंगे नहीं, राजनीति इस तरह से व्यवस्था नहीं बनाएंगे, तब तक देश कहाँ आगे बढ़ पाएगा। इसी के साथ मैं सर ये भी जानना चाहूँगी कि बतौर जज और राजनीति में उतरना किस हद तक आपको
कितना अलग था ये एक्सपीरियंस आपके लिए, राजनीति और जज का? मैं समझता हूँ कि जज राजनीतिक हो तो बड़ा अच्छा है जी। अच्छा। क्योंकि इसलिए अच्छा है कि जज तो न्याय ही करता है और एक जज को दो पक्षों में सुनता है, अपनी बात कहता है और इसके पक्ष में हो न्याय करता है। राजनीति में यही जरूरत है। बिल्कुल सही। राजनीति में इसकी जरूरत है कि अगर एक हमारे सामने कमजोर आदमी है, एक आदमी मजबूत आदमी है, मुझे देखना है कि कमजोर आदमी की मदद, ऐसी पॉलिसी बनाना है कमजोर आदमी की मदद हो या मजबूत आदमी। गांधी ने कहा था कि ऐसी देश हम बनाएंगे जिसमें आखिरी व्यक्ति की बात सुनी जाएगी, वहां से हम विकास करेंगे। आज अगर राजनीति में जज गांधी की बात दिखाई जाती है तो जज कहेगा कि भाई जो कमजोर आदमी है उसको ऐसे। हमारी जो मैं जज हूँ और हमने नैतिक पार्टी बनाई, इसकी स्थापना की, तो मेरे विचार में क्यों आया कि समाज में मूल्य की स्थापना हो, राजनीति में न्याय की, समाज व्यक्ति के जीवन में मूल्य की स्थापना हो, समाज में न्याय की स्थापना हो। ये क्यों? जज होने के नाम में समझता हूँ इस नाते ऐसी बात है, ऐसी आई। तो जज ज्यादा, लेकिन जनता को चाहिए कि थोड़ा जज लोगों को भी स्वीकार करें। जनता सोचती है, जनता उलझी हुई है कि उनका जो काम करा देता है बस उसी को चुन लो। तो इस तरह के जो लोग आ गए हैं काम कराने वाले, ये काम वो समझते नहीं मेरा काम तो हो गया लेकिन दूसरे काम का तो नुकसान हो रहा है। तो काम कराने वाले के उस जाल में जनता फंसी हुई है, इसलिए अभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है हमारे जैसे लोगों के या हमारे जैसे पार्टी के लोगों, लेकिन देगी, आज नहीं तो कल देगी। बिल्कुल सर, आपने एक बात बिल्कुल अच्छी बोली कि हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। आप अगर गरीब की सुन रहे हो तो अमीर की भी सुननी चाहिए, अमीर की सुन रहे हो तो गरीब। यही न्याय है। चीज़ लेके नहीं चल सकते हो कि आप केंद्र सरकार का भी अंतरिम बजट भी आया है, उसमें आपको किस हद तक लगता है जो उन्होंने बजट में जो चीज़ें लेके आए हैं वो सही है? देखिए, एक बात बड़ा पुराना जुमला है, मैं बताऊँ कि चुनाव के ठीक पहले वाला बजट हमेशा बहुत शानदार होता है, बहुत अच्छा होता है, और चुनाव के ठीक बाद वाला बजट बहुत खराब होता है। तो चुनाव के बजट में अगर आप इसलिए हैं कि भाई खूब घोषणाएं कर दो, सर जनता खुश हो जाए, वोट दे दे, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा बजट है। लेकिन चुनाव के बाद अगर ये सरकार नहीं आई तो क्या ये जो सारी घोषणाएं हैं वो अगली सरकार इसको लागू कर पाएगी? तो इसलिए आपको बजट, देखिए बजट कोई चुनाव से और चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, मेरा मानना है। बजट को हमेशा जनता से जोड़ना चाहिए। जनता की बहुत तकलीफ होती है, और तकलीफ एक तकलीफ को दूर किया आपने तो फिर दूसरी तकलीफ आ जाती है। ऐसा नहीं, तकलीफ खत्म होने वाली चीज़ है। आज हमें छोटा हॉस्पिटल आपने दिया, तो आज हमारी जरूरतें छोटे हॉस्पिटल पूरी हुई, कल हो सकता है कि हमें बड़े हॉस्पिटल की जरूरत हो, तो हमारे छोटे हॉस्पिटल के लिए भी चिंता आप करनी है, हमारे लिए बड़े हॉस्पिटल की आपको चिंता की जरूरत करनी है। अब आपने जैसे किसानों को दे दिया, आपने बड़ा अच्छा, कहने कितना अच्छा लग रहा है कि किसानों को 6,000 रुपया हर साल मिलेगा उनको। अब 6,000 मिलेगा, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा तो ना हो कि 6,000 रुपये पाने के लिए उसे 10,000 खर्च कर देना पड़े। आप अगर वास्तव में चाहते हैं जनता के, तो एक मैकेनिज्म ऐसा पैदा करिए कि हर बार बजट एक अस्थायी लाभ देकर उनको जाए। हर बजट से आपने आज एक बजट दिया, इससे आपने कुछ लोगों को फायदा उठाया अस्थायी, फिर दूसरे बजट से थोड़ा और लोग अस्थायी बजट। सर, इसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर जो आजकल चल रहा है, हर पार्टी अपना अलग अलग चीज़ें बता रही कि हो जाना चाहिए, कोई कहता है कोई कहता नहीं। आपको किस हद तक लगता है, बतौर जज होते हुए आपको किस हद तक लगता है ये मान्य होनी है मांग? देखिए, किसानों का कर्ज माफ़ी तो फौरी उपाय है कि भाई वो कर्ज उतना हो गया और दे सकते नहीं। आप ही बताइए, जिसकी 2,000 की हैसियत नहीं है जी, उसको आप 50,000 का कर्ज देंगे तो वापस कर सकता है क्या वो? बिल्कुल सही बात है। हैसियत तो 2,000 की है। ये कर्ज देना और माफ़ करना, एक उसको जाल में फंसाना है। किसान की जो जरूरत क्या है, किसान को पहले नगद की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी जी। उसको न पढ़ाई में खर्च करना पड़ता था, न दवाई में खर्च करना पड़ता था, न खेती में खर्च, सब अपने करता था, और जितना होता था पैदावार उससे वो उसका काम चल जाता था। अब किसान की जरूरत क्या है? किसान को बीज खरीदना है, पानी का पैसा देना है, कटाई के लिए पैसा देना है, अन्न को पेराई के लिए पैसा देना है, बोरा के खरीदने के लिए देना है, गोदाम में पहुंचाने के लिए देना है, हर जगह तो उसके पैसे हैं। अब 1 बीघा में आप कितना पैदा कर देंगे कि किसान जो है सारा खर्चा मीट कर लेगा? तो किसान पे जो बर्डन पड़ रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन खर्चे का, उसको आप देखिए कि उसके ऊपर बर्डन कम हो। उसको बिजली माफ़ कर दीजिए, पानी माफ़ कर दीजिए, उसको पढ़ाई माफ़ कर दीजिए, दवाई माफ़ कर दीजिए, उसको उसको ऐसा करिए कि उसको किसी अपने पास से पॉकेट से खर्च ही न करना पड़े। तो देखिए, उसको कर्ज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम उनके लिए बिजली, पानी, हर चीज़ मुहैया करा देंगे मुफ्त में, तो क्या इस चीज़ का वो फायदा नहीं उठा? आप 6,000 देने जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं?
आज ये आप देखें आने वाले समय क्या होगा, 6,000 मिल रहा है मांगेंगे, अब कोई आने वाले किसानों का आंदोलन और किसी चीज का नहीं होगा। अब 6,000 को 10,000 कर लिया जाए, अब नेता पैदा होंगे, इसको 10,000 से 20,000 किया जाए, इसी पे लेके अब आगे सारे आंदोलन दिखेगा वो 6,000 को बढ़ाने के लिए होंगे, आखिर देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये न देके उनके बॉर्डर में वो खत्म कर दीजिए, इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दीजिए। द्वारा जो उनके किसानों के लिए जो माफी हुई है, कर्ज माफी, आपको लगता है कि वो देखिए वो तो करना पड़ेगा, जब आप किसान मरेगा तो बचाने के लिए तो आपको कर्ज माफी। लेकिन सर आप ऐसे अगर कर्ज माफी आप करते जाएंगे किसी की, ये कोई उपाय नहीं है। तो क्या आपको लगता नहीं कि हमारे जो सरकारी बजट पे इसका नहीं ये तो खाली फौरी है, बिल्कुल ये कभी व्यवहारिक है ही नहीं है। किसानों को आप कर्ज माफ करके आप उस तरह से दे रहे हैं कि एक बार कर्ज देंगे और उनको मालूम है कि माफ होना ही है, तो कर्ज लेके शराब पीते हैं। बहुत सारे किसान तो शराब पीते हैं। बिल्कुल मेरा यही चीज का है कि आप उनको फिर इस चीज पे ये नहीं हो जाएगा कि एक लीफ हो गई उनको। ये कभी ये एक तरह से इस पूरे सिस्टम को, कृषि के सिस्टम को बिगाड़ना है। जी बिल्कुल, ये बिगाड़ना है, बर्बाद करना है। इसके साथ एक पुरानी पेंशन नीति को लेकर भी जो कर्मचारी इस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको किस हद तक? देखिए ये तो बहुत, आज तो मैं पढ़ रहा था, जज साहब ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने फैसला आदेश दिया, पूछा इनसे कि भाई विधायक लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, MP MLA, और उनका तो आप पेंशन बढ़ाते जा रहे हैं, और सरकारी कर्मचारी जो 30 साल तक नौकरी कर रहा है उसको कह रहे हैं कि हम पेंशन नहीं देंगे। तो ये कौन सी बात है आपकी पेंशन की बात? तो सरकार से उन्होंने पूछा है कि इसको आप स्पष्ट करिए। आप बताइए, ये जो पेंशन है, इस पेंशन में जब उन्होंने 30 साल की नौकरी की, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहुत दिनों से चल रही थी और अच्छी व्यवस्था थी। एक वेलफेयर स्टेट है, जिसने भी एक संस्था में 30 साल 35 साल नौकरी की, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि आप जाइए अपना, हम आपको पेंशन नहीं देंगे? आखिर में उसके पास जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, छोटे बच्चे, सबके बच्चे तो कोई जरूरी नहीं है कि सबके बच्चे पढ़ लिख के बहुत कमा लें। अब बच्चे कमा भी रहे हैं तो क्या जरूरी है कि वो बड़े बुजुर्गों को अपना दें? एक बड़ी सोशल सिक्योरिटी थी और सरकार के प्रति उनका सम्मान था कि मैं सरकारी नौकर सेवा किया, और देखिए सरकार ने हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारी रक्षा कर रही है, हमारा। लेकिन सर जब सरकारी जो नौकर होता है, जो सरकार के लिए काम करते हैं लोग, उनकी जो लाइफ, जो सिक्योरिटी होती है, जितने टाइम तक उनका टाइम पीरियड में वो काम करते हैं, उस हद तक तो उन्हें काफी चीजें मुहैया कराई दी जाती है सरकार की तरफ से। पेंशन तो बहुत ज्यादा मिलता था नहीं, मुश्किल से 1/3 हुआ या 2/3, ये आधा ही तो मिलता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि पूरा मिलता है, तो उतना ही मिलता है। आप कम कर दीजिए, अमाउंट कम कर दीजिए। आप देखिए मिनिमम पेंशन गारंटी कर दीजिए, उसमें ये संशोधन करिए कि मान लीजिए 1 लाख की नौकरी से उन्होंने रिटायर हुए तो 50,000 मान लीजिए 50%, 50,000 मत दीजिए। आप कहिए कि भाई आपको मिनिमम हम 20,000 देंगे, ताकि आप किसी एडवर्सिटी में अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि बीजेपी ने बोला था कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, हम इतनी कंपनियां ला रहे हैं, इतने हमने इन्वेस्टर्स ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट समिट भी हुआ था हमारे यहाँ पे, तो आपको लगता है कि इससे कुछ प्रभाव पड़ा है? 5 साल में तो नहीं पड़ा, क्योंकि आज भी बेरोजगारी का देखिए, अभी जो एक डाटा है जिसको कि आना चाहिए था जी, और वो डाटा तैयार है। ये डाटा में ये आया है कि बेरोजगारी जो आज से 20 साल 25 साल पहले जिस लेवल पे जो परसेंटेज थी बेरोजगारी, वही आज भी है। ये कितना चौंकाने वाली बात है। 20 साल पहले जो हमारा डाटा था बेरोजगारी के परसेंटेज, वही आज है। हमें बेरोजगारी तो मिनिमम परसेंटेज करना चाहिए, 2%, 4%, मध्यम से 5%, 6%। यहाँ तो आ रहा है कि 45% बेरोजगारी है। 45% बेरोजगारी पर आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? कौन सी नीति आप बना रहे हैं? किस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं? और आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? जो सरकार की इससे बड़ी क्या जिम्मेदारी हो सकती है कि हमारे नौजवान बेरोजगारी में बेरोजगार है? अगर बेरोजगार से कितनी चीज़ें बदलती हैं। एक बेरोजगार न केवल अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता है, पूरे समाज को तहस नहस करता है, क्योंकि वो बर्डन बनता है परिवार पर। जिनकी आप जो परिवार के लोग कमा रहे हैं उन्हीं में से हिस्सा मारता है, वो हिस्सा लेता है। और दूसरी बात, कोई कंट्रीब्यूशन योगदान करता नहीं है, बैठा रहता है, तो कोई योगदान कर नहीं रहा है समाज में। और दूसरे जो लोग कमा रहे हैं उन्हीं का हिस्सा ले रहा है, तो पूरा समाज ये चित्र भी तो विकास दर रुक जाती है इससे। तो क्या आपको लगता है बीजेपी के जो वादे उन्होंने किए थे उस पर वो खरी नहीं उतरी है? बहुत सारी बातें, हम ही नहीं करेंगे सारे वादे, लेकिन आप बताइए जो प्राइम जो वादा था जी, ये था कि हम ब्लैक मनी खत्म कर देंगे। ये बहुत बड़ा था ना जी, ब्लैक मनी, और पैसा आएगा तो देश के लोगों को मिल जाएगा जी, ये वादा था ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी में तो कुछ तो पैसा आया, लोगों को मिला नहीं, उससे राहत तो मिली नहीं ब्लैक मनी जी। दूसरा सबसे बड़ा था बेरोजगारी खत्म हो जाएगी,
मैं बेरोजगारी की स्थिति और ख़राब हो गई, 45 आज से बुरी हालत हो गई बेरोजगारी की, वो नहीं गई। अब आप ये कहिए कि बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, इसमें लोगों को काम धंधा मिला, तो लेकिन वो काम धंधा तो मिलता ही रहेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन अब आप काम धंधा किसी को मिल गया, उसको 20,000 का काम मिलना चाहिए, आप 5,000 काम दे रहे हैं, तो 20,000 वो तो मजबूरी है ना, वो तो सर्वाइवल का वो काम नहीं है। जैसे मोदी ने कहा पकौड़ा की दुकान खुल गया, तो पकौड़ा वो सर्वाइवल के लिए है ना, वो कोई उसको व्यवस्था में तो उसको जॉब नहीं मिला। जैसे कि वो अपने परिवार के एक बंदा पढ़ के अगर वो पकौड़े की दुकान खोल रहा है, तो वो क्या अपने बच्चे को पढ़ा लेगा, क्या ये अपने घर बना लेगा, क्या अपना सब, या किसी को अपने माँ बाप को बचा लेगा, उनकी सेवा कर पाएगा? तो ये तरीका नहीं है। तो बीजेपी का एजेंडा ये भी वो लेके आई थी कि 370 धारा जो कश्मीर में लगी हुई है उसे भी खत्म कर देंगे, लेकिन अभी भी उस पर कोई पहल नहीं हो पाई नहीं, और उल्टे कश्मीर की समस्या का भी कोई समाधान नहीं निकला जी। तो ये दो बात है, कश्मीर में दो बात, एक तो आप 370 खत्म करना था जी, दूसरा है कश्मीर की समस्या समाधान। ये 370 खत्म करना ये इंटरनल मामला था जी, और दूसरा है कि बॉर्डर पे जो पाकिस्तान डिस्टर्ब कर रहा है जी, जी। और उसके आतंकवादी डिस्टर्ब कर रहा है, वो एक समस्या थी। तो बॉर्डर पर जो डिस्टर्बेंस है वो भी तो कम नहीं हुआ, बिल्कुल। वो आज भी हमारे लोग बहुत मर रहे हैं। और 370 को तो आपने मोदी जी ने हमारे समझ चर्चा भी नहीं किया, तो चर्चा भी नहीं किया, पहल तो छोड़िए, चर्चा भी नहीं की, चर्चा भी नहीं। सर मतलब इस बार जो सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है, आपस में उन्होंने किया है, तो आपको ये किस हद तक लगता है कि ये सही है गठबंधन? देखिए, ऐसा कहीं भी गठबंधन होता है क्या? ये कोई गठबंधन है? केवल सत्ता के लालच के लिए, केवल सत्ता के लालच के लिए आप दोनों जातियां मिल जाएंगी तो हमको वोट मिल जाएगा, ये कोई गठबंधन है? जातियों को जोड़ देना सर आजकल इसी आधार पर ये ज़्यादा वोट मिल रहा है, तो वही मैं कह रहा। गठबंधन तो सिद्धांतों पर, विचारों पर होता है। इन्होंने तो जातियों पर किया है कि हमारे दलित जातियां मिल जाएंगी, इनको जो वोट बैंक है इनका, आजाद धर्म के, इनके वोट मिल जाएंगे। आप ही बताइए, यही अखिलेश यादव जी हैं, इन्होंने कहा था ये पत्थर वाली सरकार है मायावती को, और मुलायम सिंह ने भाषण दिया था कि पहला काम मैं करूंगा जो काशी राम की और मायावती की जो मूर्ति है, जिंदा जी मूर्ति इसने अपना लगाया, इसको मैं तोड़ूंगी नहीं, मैं तोड़ूंगा। और आज कह रहे हैं कि ये तो बहुत सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि भाई इनके वसूला जाएगा मायावती से जो हाथियाँ उन्होंने लगवाए हैं, उन्होंने महापुरुषों के लिए नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो हाथी वाथी आप लगाए हैं इसके वजह जो खर्च हुए हैं ये तो वसूलेंगे आपसे हम। तो अखिलेश कह रहे हैं कि ये तो बड़ा ये हम लोग सम्मान करना चाहिए मूर्तियों का, हाथी का क्या सम्मान करना चाहिए? सर राम मंदिर का फैसला आने में इतनी देरी क्यों? देखिए, राम मंदिर का जो फैसला है ये इसको समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट इसमें पार्टी नहीं बनना चाहता है जी। अगर मान लीजिए आज आंदोलन चल रहे हैं और आंदोलन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट तारीख तय करे जी, एक उनकी मांग है ना कि बहुमत कि हम लोग बहुमत चाह रही है कि इस फैसले को मंदिर बने, तो अब वो इनके दबाव में सुप्रीम कोर्ट काम करेगी, फैसला करे, मतलब चुनाव जल्दी सुनवाई करे, तो लोगों में उंगली उठेगी कि नहीं उठेगी? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट क्यों पार्टी बने? उसका काम है न्याय करना, कानून की रक्षा करना। अगर आप चाहते कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई करे तो 5 साल से आपको कुछ दरखास्त दे के सुनवाई नहीं करनी चाहिए था क्या? ये सरकार 14 में आई, अगर ये सरकार चाहती कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई करे तो सरकार बनते ही 14 में एप्लीकेशन देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। दिया क्या? 15 में दिया दरखास्त, 16 में कभी दिया, 17 में दिया, 18 में दिया 19 में वो आ गया तो आपने कहा था आप जल्दी इसको मंदिर बनाइए, ताकि सुप्रीम कोर्ट तो अब चुनाव आ गया तो सुप्रीम कोर्ट इनके चुनाव के लिए सुनवाई करे, तो ये तो बात हुई नहीं। सुप्रीम कोर्ट की अपनी व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट वो देख रही है कि एक मुकदमा राम जन्मभूमि का, उस तरह जारी तमाम मुकदमे उसके बाद पहले से भी है। जो भी सरकार बनती है क्या वो फायदा नहीं उठाएगी, आपको क्या लगता है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट फायदे ना फायदे को देख के चले कि कौन सी सरकार, नहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखा रहा, सुप्रीम वही तो मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देख रही है कि आपको हम फायदा देने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो अपनी व्यवस्था चलाएगी। ये पॉलिटिकल पार्टी जैसे आज की जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है कि मैंने सुनवाई कर दी, और कांग्रेस पार्टी चाह रही मैं सुनवाई न होने दूं जी भाई। तो इसे दो पार्टियों की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट क्यों फंसे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट अपने व्यवस्था के हिसाब से सुनवाई करेगी और जो न्याय की प्रक्रिया है उसके हिसाब से सुनवाई करेगी। अगर ये लोग पहले कोशिश किए होते तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जल्दीबाजी कहते, दोनों पार्टी को आना चाहिए था कि भाई इसको जल्दी इस देश का समझ। भाई आप ये मंदिर का महत्व जो है, मंदिर है मस्जिद का, भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है और उसी तरह जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की जो दो पॉलिटिकल पार्टी
दोनों को मिलकर इसको कोर्ट में जल्दी से सुलझाना चाहिए। कोई एक पार्टी इसका फायदा क्यों लेना चाहती है? जब ये फायदा लेना चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम रूटीन वे में सुनेंगे, आप लोगों को कहने से नहीं सुनेंगे। तो इसलिए राम जन्मभूमि को कहने से वो नहीं सुन रही है। तो आपको क्या लगता है कि अभी कितना वक्त और इस फैसले को लेकर, इस चीजों को लेकर, क्या यही एक बात है जिससे सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को अभी टाली हुई है? और नहीं, सुप्रीम कोर्ट में टाला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय की प्रक्रिया उसे ऐसे चल रही है। मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह के मुकदमे कोई, जब कर्नाटक मामले पे रात को बैठक बैठ सकती है जजों की, तो इस पे देखिए वो ये भी एक देश भर में फैलाया जा रहा है कि वो एक आतंकवादी के लिए रात में कोर्ट खोला गया। आप हर आदमी के फंडामेंटल राइट है जी, जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में वो मामला जीने के अधिकार से एक व्यक्ति क्या है, आप एक व्यक्ति के जीने का अधिकार है जी, इतना बड़ा अधिकार है वो कि उसकी गारंटी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आपके जीने के अधिकार की हम रक्षा करें। फांसी लग जाती तो उसके जीने के अधिकार की क्या रक्षा हो पाती? अगर वो फांसी लगने के पहले एक बार कहता है मेरी बात सुन लीजिए, तो अगर 4 बजे की फांसी लगनी है और 12 बजे वो सुन रहा है तो उसने कौन सी गलती किया है उसने? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गारंटी। ये राम मंदिर में कौन सा मौलिक अधिकार है? ये तो एक कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसकी अपील सुनवाई हो रही है। ये अलग बात है कि हिंदू समाज कह रहा है कि मेरी आस्था का सवाल है, मुस्लिम कह रहे हैं कि मस्जिद वहाँ गिरा के इन्होंने बनाए, तो ये तो डिस्प्यूट है ना, विवाद है। बिल्कुल। और उस अधिकारों पर पहले से निर्णय हाईकोर्ट ने दे चुका है। तो उससे इससे तुलना करना कि एक इंडिविजुअल के व्यक्तित्व के लिए आप इंडिविजुअल के अधिकार की रात में सुनने में, वो तो इस सुप्रीम कोर्ट की महान गरिमा है कि चाहे वो हम हो या आप हो, हमारा आर्टिकल 21 का अगर कोई उल्लंघन होता और सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट इस मामले में देश भर में प्रशंसा हुई, दुनिया भर में प्रशंसा हुई कि देखिए एक मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ये कोई मौलिक अधिकार का तो मामला है नहीं, ये तो विवाद है, विवाद को सुलझाने का मामला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिस तरह से प्रियंका गांधी को लेके आई है, कैसे कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा होगा? देखिए प्रियंका गांधी पॉपुलर है, पॉपुलर फेस है, तो पॉपुलैरिटी का तो निश्चित रूप से भारत की जो मानसिकता है, करिश्मा और पॉपुलैरिटी, जो पॉपुलर लीडर होते हैं उसके लोग उसका साथ देते हैं। लेकिन अब ये अभी बहुत कहना आसान हो, क्योंकि इसके साथ साथ आपकी पॉपुलैरिटी को वोट में भी तो कन्वर्ट करना है। बिल्कुल। तो आपको लोग खूब सुनेंगे, खूब भीड़ होगी, लेकिन अब उसको वोट दिलाने का जो काम है वो तो आपका नीचे का कैडर होना चाहिए। अभी कैडर मैंने समझता कि बहुत मजबूत है, लेकिन निश्चित रूप से जो उनकी पॉपुलैरिटी है, लोकप्रियता है, तो उससे जो ये था कि कांग्रेस तो कहीं लड़ती दिख नहीं रही थी, लेकिन अब इनके आने से, प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस में हर जहाँ भी जाएंगी उसका लोग जुटेंगे, उनको सुनेंगे, उनको जानना चाहेंगे कि कहना चाहती हैं। अगर उनकी बातों से ये हुआ कि ये लोगों को विश्वास हो गया तो मैं समझता हूँ उनको वोट भी देंगे लोग, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है इसके पीछे राहुल गांधी के में खुद का विश्वास नहीं था, खुद के अंदर, उनके अंदर, कि उनको प्रियंका गांधी को उतारना पड़ा? क्या उनके अंदर, खुद के अंदर विश्वास की कमी थी कि वो अपने नहीं आप देखिए राहुल गांधी तो इन्होंने, हमको सब लगता है कि सही समय के इंतजार कर रहे थे जी। राहुल गांधी को, इन लोगों को प्रियंका को लाना ही था, आज नहीं तो कल तो लाते ही लोग। सही समय की जारी था कि राहुल गांधी इधर पिछले कोई चुनाव जिता नहीं पाए जी। तो जैसे ये 3 राज्यों में चुनाव जीत गए तो उनको लगा कि अब सही समय है, क्योंकि अब वो विक्टोरियस हो गए ना, तो 3 राज्यों में सरकार आ गई, तो उन्होंने कहा ये राइट टाइम है। तो ये ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की कमजोरी है, बल्कि राहुल गांधी ने सोचा कब सही समय से प्रियंका को राजनीति में लाना चाहिए, तो उन्होंने सोचा ये सही समय है, तो वो लाए हैं सही समय से। तो इसी के साथ आज की हमारी खास बातचीत चंद्रभूषण जी से यहीं पे समाप्त होती है। आप देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया।